नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर अब आप देखने जा रहे हैं न्यूज टॉप 9, जिसमें हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें एक साथ एक जगह। उम्मीदवारों पर बीजेपी में हो गया है मंथन। आज केंद्रीय चुनाव समिति ले सकती है फाइनल फैसला। कहां टीएमसी विधायक की कार पर हुआ अटैक। चुनावी राज्यों से जुड़ी सभी अहम खबरें सबसे पहले देखते हैं टॉप 9 21 का राज्याभिषेक में। राजनीतिक दलों की ओर से उम्मीदवारों के चयन को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इस कड़ी में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में आज बैठक होने वाली है। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के पहले लिस्ट के उम्मीदवारों का नाम फाइनल किया जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवारों की सूची जारी की जा सकती है। दिल्ली में आज बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ बीजेपी की बंगाल कोर ग्रुप की बैठक होगी। कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में बंगाल चुनाव के लिए पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला लेगी। असम चुनाव को लेकर अमित शाह के आवास पर चुनाव को लेकर रणनीतिक चर्चा हुई। इस बैठक में शाह के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और उनके मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। असम में एनडीए के सहयोगी भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद अमित शाह ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात नड्डा के घर में हुई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने झालदा में एक रोड शो में हिस्सा लिया और फिर कोटशिला और जयपुर में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान गडकरी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव परिणाम के दौरान उन्हें ऐसा करंट लगेगा कि कुर्सी से 2 फीट उछल जाएंगी। बंगाल का रण जीतने के लिए बीजेपी लगातार लोगों के बीच पहुंच रही है। इस कड़ी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साउथ 24 परगना के सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी कैंपेन में हिस्सा लिया। ममता जी जो अपशब्द का व्यवहार कर रही हैं, अपशब्द बोल रही हैं, इसका भी आक्रोश पश्चिम बंगाल के मां बहनों में है। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर है। बीजेपी लगातार राज्य में सरकार बनाने का दावा ठोक रही है, जिसके बाद सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि ममता इस बार बीजेपी को रोकने के लिए लगभग 100 नए चेहरों पर दांव खेल सकती हैं, जिस पर बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने चुटकी लेते हुए कहा कि पीएम मोदी की लोकप्रियता से ममता डर गई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टॉलीवुड के फिल्मी सितारों को लुभाने के लिए टीएमसी और बीजेपी में होड़ मची हुई है। इसी कड़ी में बांग्ला फिल्म अभिनेत्री श्रबंती चटर्जी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। श्रबंती चटर्जी से पहले पायल सरकार, यश दास गुप्ता और हिरण चटर्जी जैसे बंगाली स्टार भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बंगाल के रण में टीएमसी और बीजेपी के बीच तनातनी बढ़ी। टीएमसी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने 72 घंटे में पेट्रोल पंपों से प्रधानमंत्री मोदी की सरकारी योजनाओं से जुड़ी तस्वीरों वाले पोस्टर को हटाने के आदेश दिए हैं। टीएमसी ने चुनाव आयोग को अपनी शिकायत में इसे बीजेपी का सेल्फ प्रमोशन करार दिया था। पश्चिम बंगाल की कूच बिहार में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के विधायक हितेन बर्मन की कार पर हमला हुआ है। हमलावरों ने लाठी और रॉड से हमला कर कार को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। हितेन बर्मन ने हमले के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई बताया। और अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू की क्यों बढ़ गई हैं मुश्किलें। विदेश मंत्री का मिशन बांग्लादेश क्या है। महाराष्ट्र में क्यों अश्लील डांस का मामला गर्मा गया। और चौथे और आखिरी टेस्ट के लिए विराट एंड कंपनी की क्या है रणनीति। देश की बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र में। कथित टैक्स चोरी मामले में फिल्म निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का शिकंजा कसता ही जा रहा है। इनकम टैक्स ने अनुराग कश्यप और तापसी से पुणे में लंबी पूछताछ की। पूछताछ आज भी जारी रहेगी। कल इनकम टैक्स ने मुंबई और पुणे में दोनों के 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के ठिकानों पर तलाशी अभियान पूरा होने में 3 दिन का समय लग सकता है। अधिकारी हर डिजिटल साक्ष्य का बैकअप रख रहे हैं जो उन्हें खोजों के दौरान मिला और इस कारण इसमें समय लगने वाला है। आईटी विभाग का दावा है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्हें कई अहम सुराग और चीजें मिली हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा से ठीक पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर आज ढाका जा रहे हैं। एस जयशंकर ढाका में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के साथ ही वहां के विदेश मंत्री से भी अलग अलग मुलाकात करेंगे। मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच होने वाली घोषणाओं को लेकर जयशंकर विचार विमर्श करेंगे। महाराष्ट्र के जलगांव के गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों के अश्लील डांस का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी विधायक श्वेता महाले ने विधानसभा बजट सत्र में मामले को उठाते हुए महाविकास अघाड़ी सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद होने का आरोप लगाया। इसके बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शशिकला ने बड़ा ऐलान करते हुए राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। शशिकला ने विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं को एकता बनाए रखने के लिए कहा। साथ ही कार्यकर्ताओं से डीएमके को हराने की अपील की।
राजस्थान के फतेहपुर की ये तस्वीर है, जहां भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने तलवार से केक काटा। राकेश टिकैत ने कहा कि जातिवाद, जाटवाद, धर्मवाद सब खत्म हो गया है, अब सिर्फ किसानवाद चलेगा। कृषि कानून के विरोध में राकेश टिकैत देश भर में घूम रहे हैं और महापंचायतों के जरिए किसानों को लामबंद कर रहे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का आखिरी और चौथा मुकाबला आज से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस टेस्ट मैच में कई रिकॉर्ड बन सकते हैं। कप्तान विराट कोहली अगर शतक लगाते हैं तो वो रिकी पॉन्टिंग के 41 शतकों के रिकॉर्ड से आगे निकल जाएंगे। भारत सीरीज में 2-1 से आगे है। राजस्थान के जालौर के गांव जाखल की ये तस्वीरें हैं, जहां टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को देखने के लिए प्रशंसकों की इस कदर भीड़ उमड़ पड़ी कि स्थिति बेकाबू हो गई। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। धोनी यहां एक स्कूल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। बंगाल के सियासी घमासान का असर बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयों पर भी दिखने लगा है। कोलकाता की मशहूर स्वीट्स की दुकान बलराम मलिक ने खास संदेश मिठाई तैयार की है, जिस पर खेला होबे और जय श्री राम के नारे लिखे हुए हैं। इसके साथ ही मिठाइयों में मोदी संदेश और दीदी संदेश में शामिल है। और यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी के गुर्गों को कहां मार गिराया गया, कहां कोर्ट परिसर में ही भिड़ गए पति पत्नी, कहां एक ही परिवार के 6 लोगों ने कर ली खुदकुशी और किसने 7 साल की मासूम को कुएं में फेंका। राज्यों से जुड़ी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश में। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी के 2 शूटर को यूपी एसटीएफ ने प्रयागराज में मुठभेड़ में मार गिराया। मारे गए शूटर वकील पांडे पर 50,000 का इनाम था। दोनों पर साल 2013 में वाराणसी के डिप्टी जेलर अनिल त्यागी की हत्या का भी केस दर्ज है। दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने के लिए यूपी सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। यूपी के बुलंदशहर में कोर्ट में तारीख पर आई एक महिला से पति ने कोर्ट परिसर में ही मारपीट की और मौके से फरार हो गया। आरोप है कि महिला के पति से दहेज और मारपीट का कोर्ट में विवाद चल रहा है। कोर्ट परिसर में इस तरह की घटना होने के बाद से ही कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी में कानपुर के बिल्हौर में एक 7 साल की मासूम को बेर तोड़ने के जुर्म में बगीचा मालिक ने सूखे अंधेरे कुएं में फेंक दिया और फिर कुएं को पटरे से ढक दिया। सूचना पर पुलिस बच्ची की 2 दिनों तक तलाश करने के बाद बगीचे पहुंची, जहां से बच्ची की रोने की आवाजें आई तो सिपाही ने कुएं में उतरकर बच्ची को बाहर निकाला। यूपी में मेरठ के माधपुरम में बाइक सवार 5 से 6 बदमाशों ने बीए की छात्रा पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फरार हो गए। छात्रा को एक गोली लगी, घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दहशत में दुकानदारों ने शटर गिरा दी और जान बचाकर भागे। तेलंगाना में खम्बम के टीएनजीओ कॉलोनी के पास झाड़ियों में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या करने की कोशिश की। महिला के चिल्लाने पर आसपास के लोगों ने महिला को पति से बचाया और घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। गुजरात के वडोदरा में एक परिवार के 6 लोगों ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर जहर पीकर सामूहिक आत्महत्या की कोशिश की। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों का इलाज जारी है। पुलिस मामले की लगातार जांच कर रही है। फिलहाल घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। यूपी के भदोही में बुधवार को बाइक सवार बदमाशों ने प्रधान पति पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल भगवंत प्रसाद को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने हमले के पीछे पुरानी रंजिश बताई है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। नोएडा में स्कूलों की मनमानी और फीस बढ़ोतरी से परेशान अभिभावकों ने डीएम ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने डीएम से स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने और फीस वसूली करने पर नकेल कसने की मांग की है। हरिद्वार की तस्वीरें हैं, जहां कुंभ मेले की पहली पेशवाई निकली। निरंजनी अखाड़े के इस पेशवाई के स्वागत के लिए सड़क के दोनों ओर जन सैलाब उमड़ पड़ा। शोभा यात्रा में शिव तांडव नृत्य, महिला बैंड, ऊंट, हाथी और शाही सिंहासन पर सवार संतों की झांकियां दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहीं। और क्या पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार जाने वाली है? सीनेट के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बाद भी इमरान सरकार को क्यों संसद में विश्वास मत हासिल करना जरूरी हो गया है? चीन ने फिर जारी किया प्रोपेगेंडा वीडियो और अमेरिका ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को क्या दिया सीधा संदेश? पाकिस्तान और चीन की चालबाजियों से जुड़ी बड़ी खबरें टॉप 9 चीन पाक साजिश में। सीनेट चुनाव में शानदार जीत के बाद भी विपक्ष ने इमरान सरकार से संसद में विश्वास मत हासिल करने की मांग की है। विपक्ष की मांग के बाद इमरान सरकार नेशनल असेंबली का सत्र बुलाने के लिए राष्ट्रपति को आज चिट्ठी लिखेगी। विपक्ष इस्लामाबाद की सीट हारने के बाद इमरान सरकार पर सवाल उठा रहा है। इस्लामाबाद सीट से पीपीपी के यूसुफ रजा गिलानी ने पीटीआई के उम्मीदवार हाफिज शेख को हराया। सीनेट के चुनाव में 48 में से 18 सीटें जीतकर इमरान खान की पार्टी पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी बनी। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी की जीत के बाद विपक्ष के नेता बिलावल भुट्टो ने इमरान खान से इस्तीफे की मांग की है। भुट्टो ने कहा, इमरान की पार्टी के भीतर भी बगावत हो चुकी है। मरियम नवाज ने भी कहा कि इमरान सरकार को अब सत्ता में बने रहने का हक नहीं।
सीज फायर समझौते के बाद भी पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकियों के जरिए बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में लगा रहता है। घाटी में सुरक्षा बलों ने पुलवामा के त्राल में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों का पर्दाफाश किया है। जंगल में बने आतंकियों के इस ठिकाने से खाने पीने और टेंट बनाने का सामान मिला। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने एक बार फिर भारत के रुख का मजबूती से समर्थन किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर हमारी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। हम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में राजनीतिक और आर्थिक हालात को सामान्य करने के लिए भारतीय कदमों का स्वागत करते हैं। एलएसी पर शांति का दिखावा कर नई नई साजिश रचने वाली चीन ने अब एक बार फिर प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। चीन ने अपने एयरफोर्स के ड्रिल का वीडियो जारी किया, जिसमें पीएलए की एयरफोर्स करीब 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल को आजमाते दिखाई दे रही है। पीएलए इस अभ्यास में कई दूसरे आधुनिक हथियारों का टेस्ट करती दिखी। पड़ोसी मुल्कों की जमीन पर बुरी नजर रखने वाला चीन अब नया कमर्शियल रॉकेट बनाने में जुटा है, जो कि 20 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज सकता है। छोटे साइज के कमर्शियल रॉकेट 1.5 टन भार को 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम होगा। चीन इस रॉकेट को अगले साल तक लॉन्च कर सकता है। चीन के खिलाफ अब और मजबूत घेरेबंदी का चक्रव्यूह तैयार हो गया है। फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा और इसके लिए फिलीपींस और भारत में सैन्य समझौता हो गया है। भारत और रूस धीरे धीरे ब्रह्मोस को तीसरे देशों को एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। इसकी शुरुआत फिलीपींस के साथ हो रही है। श्रीलंका के कोलंबो में कल श्रीलंका की एयरफोर्स की 70वीं सालगिरह पर 5 मार्च तक चलने वाले एयर शो में भारतीय वायुसेना ने अपना जौहर दिखाया। कोलंबो में कल भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट तेजस और सारंग के साथ सूर्य किरण विमान ने हवा में हैरतअंगेज कारनामा कर खूब वाहवाही लूटी। जम्मू कश्मीर में तैनात सीआरपीएफ की क्विक एक्शन टीम के कमांडो कैसे तैयार किए जाते हैं, इनकी पड़ताल करने के लिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता अंकित भट्ट उधमपुर कैंप में पहुंचे। यहां जवानों को न सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि उन्हें मानसिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है। और कोवैक्सीन को लेकर एक बड़ी अपडेट क्या आई है। वैक्सीन को लेकर बिहार में विपक्ष हाय तौबा क्यों मचा रहा है। वैक्सीनेशन के बीच महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा डरा क्यों रहा है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 शुभ टीका में। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज एलएनजेपी अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। केजरीवाल को कोविडशील्ड का टीका लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टीकाकरण अभियान के पहले चरण से ही कोविडशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि केंद्र सरकार के अधीन आने वाले अस्पतालों में कोवैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। भारत में वैक्सीनेशन के बीच अच्छी खबर, तीसरे फेज के ट्रायल में कोवैक्सीन 81% असरदार साबित हुई है। कोवैक्सीन का कोरोना वायरस के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस वैक्सीन का पहला डोज लगवाया था। देश में वैक्सीनेशन से जुड़ी अच्छी खबर सामने आई है। संक्रमण से ठीक हो चुके व्यक्तियों में कोविशील्ड टीके का तेजी से असर होता है और उनमें एंटीबॉडी का स्तर अधिक पाया जा रहा है। ये बात एक अध्ययन से सामने आई है। इससे इसकी उम्मीद बनी है कि हो सकता है कि ऐसे व्यक्तियों को दूसरी खुराक देने की जरूरत न पड़े। देश में जारी वैक्सीनेशन के बीच इन्फोसिस ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। इन्फोसिस ने कहा है कि वो भारत में अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के लोगों को फ्री में कोरोना का टीका लगवाएगी और वैक्सीन पर आने वाले खर्च का वहन कंपनी खुद करेगी। भारत में कंपनी के 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं। पूरा देश कोरोना वैक्सीन लगवा रहा है, लेकिन बिहार में आरजेडी समेत कई विपक्षी दलों ने अब भी वैक्सीन का बायकॉट किया है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, पीएम राष्ट्रपति वैक्सीन ले रहे हैं तो क्या हम भी देखा देखी करें, हो सकता है उनके लिए अलग हो। ओवैसी की पार्टी के विधायक अख्तरुल इमाम ने कहा है कि कोरोना बड़ा दगाबाज है, सबको नहीं होता। महाराष्ट्र में बुधवार को करीब 10,000 कोरोना के नए केस मिले, जबकि 42 लोगों की मौत हो गई। अकेले मुंबई में 1100 से ज्यादा नए मामले सामने आए। पिछले 2 दिनों में ये सबसे ज्यादा केस है। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार ने कई शहरों में लॉकडाउन और रात का कर्फ्यू लगाया है। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार सतर्क हो गई है। अमृतसर के मुख्य बाजारों में पंजाब पुलिस के उच्च अधिकारियों और जवानों ने लोगों को जागरूक करने के लिए बाकायदा मुहिम चलाई। इसके तहत पुलिस वाले लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की आदत को बनाए रखने की अपील करते दिखे। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 772 नए केस मिले हैं, जबकि 12 लोगों की मौत हुई है। सऊदी अरब ने हज के लिए आने वाले सभी यात्रियों के लिए बड़ा फरमान सुनाया है। सरकार के अनुसार हज करने के लिए आने वाले सभी यात्रियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाना जरूरी होगा, अन्यथा हज की अनुमति नहीं दी जाएगी। हज के दौरान ड्यूटी पर तैनात सभी स्वास्थ्य कर्मियों को भी सबसे पहले कोरोना का टीका लगवाना पड़ेगा। कोरोना वायरस को लेकर जापान में लोगों के बीच डर बढ़ता ही जा रहा है। टोक्यो समेत जापान के कई शहरों में कोरोना के केस फिर बढ़ने लगे हैं। इसी को देखते हुए जापान में 2 हफ्तों के लिए इमरजेंसी बढ़ा दी गई है। जापान में कल 852 नए केस मिले, जबकि 51 लोगों की मौत हो गई। और
और सीरिया में अमेरिकी हमले के बाद ईरान और अमेरिका के बीच क्यों बढ़ रहा है तनाव? इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर किसने किया हमला? अमेरिका ने हमले का जवाब देने पर क्या कहा? चीन को लेकर अमेरिका दुविधा में क्यों है? साउथ चाइना सी में अमेरिका ने 1 महीने में कितने जासूसी विमान उड़ाए? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी सारी अहम खबरें टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड में। सीरिया के आतंकी ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद एक बार फिर इराक में अमेरिकी सैन्य बेस अल असद एयरबेस पर कम से कम 10 रॉकेट से हमला किया गया है। इस हमले में किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। ईरान हमेशा इस तरह के हमले में अपना हाथ होने से इनकार करता रहा है, लेकिन सीरिया में हमले का ईरान ने सख्त लहजे में विरोध किया था। इराक में अपने सैन्य बेस पर हुए रॉकेट हमले का अमेरिका मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वो भी जवाबी हमला कर सकता है। 16 फरवरी को हुए हमले के लिए अमेरिका ईरान को जिम्मेदार ठहरा चुका है। माना जा रहा है कि ताजा हमले के पीछे ईरान का हाथ है। इराक की सेना ने उत्तरी और दक्षिणी पश्चिम इलाके में आतंकी संगठन ISIS के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। उत्तर इराक के सलाह अल दिन और दक्षिण पश्चिम इराक के किरकुक में इराकी सेना ने अमेरिकी F-16 फाइटर जेट से आतंकी ठिकानों पर बम गिराए। इस हमले में कितने आतंकी मारे गए, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। ट्रंप के जाने के बाद भी अमेरिका की जो बाइडेन की चीन को लेकर नीति नहीं बदली है। साउथ चाइना सी में चीन की मनमानी का करारा जवाब देने के लिए अमेरिका पूरी तरह से मुस्तैद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ फरवरी महीने में साउथ चाइना सी के ऊपर से अमेरिका के 75 जासूसी प्लेन ने उड़ान भरी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन को अमेरिका के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा माना है। ब्लिंकन ने कहा, चीन के पास अमेरिका की ग्लोबल पॉलिसी को चुनौती देने की क्षमता है। चीन को लेकर हमें संभल कर अपनी नीति तय करनी होगी, क्योंकि जहां से हमने पैर खींच लिए वहां चीन अपनी जड़ें जमा चुका है। अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज में सेंध लगाने की कोशिश की। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने यूजर्स को आगाह करते हुए सॉफ्टवेयर पैच डाउनलोड करने को कहा है। चीन के हैफनियम हैकर ने यह हमला किया। हैकर्स ने अमेरिका में सक्रिय NGO, पॉलिसी थिंक टैंक और डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स से डेटा चुराने की कोशिश की। हिंद महासागर में अमेरिका और जापान की नौसेना ने संयुक्त अभ्यास किया। इस अभ्यास के दौरान दोनों देशों के समुद्री रक्षा दल ने अपनी ताकत को दिखाया। इस अभ्यास में अमेरिकी विमान वाहक युद्धपोत USS थियोडोर रूजवेल्ट ने भी हिस्सा लिया। समंदर में चीन की दादागिरी के खिलाफ अमेरिका जापान ने सैन्य गठबंधन किया। रूस अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच नागोर्नो काराबाग के प्रभावित क्षेत्र में युद्ध स्तर पर काम करने में जुटा हुआ है। दिसंबर 2020 से रूस की विशेषज्ञ टीम ने 450 हेक्टेयर इलाके का सर्वेक्षण किया और 17,000 से अधिक गोला बारूद की खोज की और फिर उसे बेअसर किया। युद्ध के दौरान यहाँ भारी तबाही हुई है। अमेरिका के बाद ब्रिटेन में भी युद्ध प्रभावित यमन को मिलने वाली मदद में 50% तक कटौती की मांग उठने लगी है। ब्रिटेन की संसद में विपक्ष नेता सर कीर स्टार्मर ने PM बोरिस जॉनसन से सऊदी अरब को मिलने वाले हथियारों में भी कटौती करने की मांग की है। विपक्ष के नेता ने कहा कि ब्रिटेन सऊदी अरब को मदद देकर अकेले पड़ता जा रहा है।